जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 2 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड 4th ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 2 के बारे में। आज अपना टॉपिक रहेगा विरेखिक त्वरितर। पीछे वाले लेक्चर के अंदर हम क्या है विरेखिक त्वरितर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस कहाँ तक कर लिया था उसके बारे में ये बता दूं। विरेखिक त्वरितर की जो कार्य विधि होती है वो क्या होती है, जो प्रोग्रेस से होती है वो क्या होती है, किस प्रकार से पार्टिकल का चार्ज इंक्रीज होता है, किस प्रकार का जो ऑपरेटर होता है उसका भी ऑपरेटर के अंदर क्या कांस्टेंट रखना पड़ता है, कहाँ पे मूव करता है, उन सारी के बारे घटनाओं के बारे में हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे भी उस रेखिक त्वरितर का वेग किन किन के ऊपर डिपेंड करता है और रेखिक त्वरितर की लंबाई क्या है भी किन किन के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिएगा अपने ने पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्रीज करना सीखा था। क्या विरेखिक त्वरितर का काम क्या होता है भी, जो एक्सीलरेटर क्या काम करता है भी, पार्टिकलों को त्वरित करने का काम करता है या पार्टिकलों को त्वरित कराकर उनकी गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। ऐसे ऑपरेटर क्या कहलाते हैं भी, त्वरितर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस ऑपरेटर के अंदर क्या है भी हमने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या है भी इंक्रीज किया था। वेलोसिटी इंक्रीज तो क्या 1/2 mv², उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई थी भी इंक्रीज हुई थी। अब देखते हैं भी इस टॉपिक के बारे में, रेखिक त्वरितर के बारे में भी। आपका लीनियर एक्सेलरेटर क्या होता है भी। अपना टॉपिक कहां तक हो चुका था भी, पार्टिकल की वेलोसिटी को हमने क्या कर लिया था भी इंक्रीज कर लिया था। अब देखिएगा भी पार्टिकल की वेलोसिटी किन किन के ऊपर डिपेंड करती है और जो नलिकाओं की लंबाई होती है वो कौन से फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहां पर। तो देखिएगा मानो Ln नलिका के अंदर कण का वेग Vn है तो कण को पार करने में लगा समय, ये क्या हो जाएगा, ये बताता है भी जिस जो हमारे पास जो नलिका दी गई है, ठीक है, उस नलिका को भी Ln नलिका है, ठीक है, Ln लंबाई की नलिका मान लो, लंबाई की नलिका को पार करने में या नलिका के अंदर कण का वेग क्या है भी Vn है, तो कण को पार करने में लगा समय क्या होगा। कहने का मतलब ये आपकी दी गई है भी, इस प्रकार से आपकी क्या दी गई भी थी, नलिका दी गई थी। इस नलिका की लंबाई क्या थी आपकी Ln थी। इस Ln लंबाई की नलिका को पार करने में कण का वेग क्या है भी Vn है। ये चीज क्या है भी अपने डिस्कस की थी। तो इसको पार करने में लगने वाला समय किसके बराबर होना चाहिए था आपका, T/2 के बराबर होना चाहिए था। यही था, यदि T/2 के बराबर होगा तभी क्या होगा अभी वो पॉजिटिव नेगेटिव आपस के अंदर चेंज होंगे, और जब पॉजिटिव नेगेटिव आपस के अंदर चेंज होंगे तभी पार्टिकल क्या होगा भी त्वरित होगा। तो आपका भी Ln लंबाई की नलिका के अंदर कण का वेग क्या है भी V1 है, तो Ln दूरी को पार करने में लगने वाला समय, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भी Ln दूरी को पार करने में लगने वाला समय। फॉर्मूला क्या होता है भी आपका वेग का, क्या होता है भी दूरी बटे समय। तो समय क्या हो जाएगा भी आपका दूरी बटे वेग हो जाएगा। तो यहाँ पे समय कितना लगना चाहिए, वहां पे T/2 के बराबर लगना चाहिए। ठीक है, किसी भी Ln लंबाई की नलिका को पार करने में लगने वाला समय। ठीक है,
तो ln हो गई नलिका दूरी, वेलोसिटी हो गई vn। ये दे दो आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक आपका? अब यहां तक क्लियर होने के पश्चात एक बात अपने सोचते हैं, नलिकाओं का अंतराल होता है, भी आपस में हमारे पास क्या है, भी नलिकाएं लगी हो गई, भी एक नलिका हो गई, फिर कुछ स्पेस छोड़ के क्या है भी दूसरी नलिका हो गई, फिर कुछ स्पेस छोड़ के क्या है भी तीसरी नलिका हो गई। इस प्रकार से नलिकाएं लगी होती है और नलिकाओं के बीच के अंतराल के अंदर क्या भी विभवांतर लगाया जाता है। वो विभवांतर क्या होता है भी आपका v' इक्वल टू Vm कोस ओमेगा टी, नलिकाओं के मध्य विभवांतर, नलिकाओं के मध्य विभवांतर ये लगाया जाता है भी आपका v' मान लो Vm कोस ओमेगा टी। अब क्या होता है भी नलिकाओं के मध्य जो विभवांतर का मान है इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि वो क्या हो भी मैक्सिमम विभवांतर हो, क्या हो भी मैक्सिमम विभवांतर हो। कहने का मतलब क्या बताता है भी आपके सामने, बी नलिकाओं का जो विभवांतर है ना वो इस प्रकार से एडजस्टेबल किया जाता है जब कोई पार्टिकल, ठीक है, धन आवेश का कोई पार्टिकल है, जब नलिका से बाहर आता है तो उसके ऊपर जो विभवांतर लगे वो क्या हो भी मैक्सिमम विभवांतर लगे। मैक्सिमम विभवांतर यहाँ पे क्या हो जाएगा भी Vm हो जाएगा, अधिकतम विभवांतर। विरेखिक त्वरितर के अंदर नलिकाओं की लंबाइयों को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है जब भी कोई धन आवेश का पार्टिकल या धनायन भी उसके ऊपर आवेश क्या हो जाएगा E, ठीक है, और द्रव्यमान क्या हो जाएगा भी उसका m। भी कोई धन आवेश का पार्टिकल भी उसके ऊपर धन आवेश है तो आवेश E हो जाएगा, ऋण आवेश है तो यहाँ पे -E हो जाएगा। भी धन आवेश का कोई पार्टिकल, ठीक है, यदि नलिका से बाहर आए तो उसके ऊपर मैक्सिमम विभवांतर लगे, इस प्रकार की कंडीशन को सेट किया जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो पार्टिकल की ऊर्जा होगी वो क्या हो जाएगी आपकी EVM। पार्टिकल की ऊर्जा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी भी आपकी EVM हो जाएगी। क्यों? अभी अपने एक फैक्टर पढ़ा है भी किसी पार्टिकल की गतिज ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करती है, QV 1/2 mv²। Q क्या है भी उसका आवेश है, V वहां पे क्या है भी लगने वाला विभवांतर है, m क्या है बी कण का मास है और ये क्या है बी कण का वेग है। दोनों चीज क्या होती है भी एक होती है। बी क्यू यहाँ पे क्या हो गया भी कण का आवेश हो गया, वी क्या है बी उस कण के आवेश पर लगने वाला विभवांतर है, ठीक है, m कण का मास हो गया और v क्या हो गया कण का वेग हो गया। दोनों फैक्टर क्या होते हैं भी आपके गतिज ऊर्जा के फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो गति प्रत्येक बार जो कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी भी EVM हो जाएगी। बी विभवांतर के कारण कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि ये हो जाएगी आपके, ठीक है। अब देखिएगा आप ये तो हो गई भी प्रत्येक बार जब कोई कण क्या है भी उस नलिका से बाहर निकल के आएगा तो उसकी ऊर्जा में ये चीज क्या होगी भी उसकी ऊर्जा के अंदर ये क्या होगी भी वृद्धि होगी EVM,
ठीक है। अब मान देखिएगा भी आगे, माना कोई कण कोई धन आयन n नलिकाओं को पार करता है, माना कोई धन आयन n नलिकाओं को पार करता है, तब कण की गतिज ऊर्जा, तब कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी। माना कोई धन आयन n नलिकाओं को पार करता है, तो उस कंडीशन के अंदर कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी उसके बारे में देखते हैं बे। नलिकाओं को पार करने में कण की गतिज ऊर्जा 1/2 कण का मास m v(n)² ये ही होगी। ये कण का मास हो गया, ये कण का वेग हो गया 1/2 mv² इक्वल टू किसके बराबर होगी गतिज ऊर्जा भी। प्रत्येक बार नलिका से बाहर निकलेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा के फैक्टर में क्या होगी भी, ये वृद्धि होगी। ठीक है भी, एक नलिका से बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन के अंदर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी भी, ये होगी। फिर यदि दूसरी नलिका से बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन के अंदर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी भी, ये होगी। तीसरी कंडीशन के अंदर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी भी, ये होगी। अब क्या है भी, n नलिकाओं को पार करता है, प्रत्येक नलिका को पार करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या है भी, ये आती है। तो n नलिकाओं को पार करने पे उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या हो जाएगी भी, ये हो जाएगी NeV। ठीक है, ये हो गया भी आपका। देखिएगा बात अपनी समझने वाली बात यहीं तक थी, मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं। बाद में तो क्या है भी निकालना ही है, ठीक है, डेरिवेशन ही है। कहने का मतलब अपना कोई रेखिक त्वरितन था, L1 L2 L3 L4 नलिकाओं से मिलके बना हुआ था। नलिकाओं को क्या है भी इंक्रीज लेवल के अंदर क्या है भी एडजस्टेबल कर दिया गया था। इंक्रीज लेवल्स का आपको कारण बता दिया गया। अब मान लीजिए भी आपका L1 नलिका के अंदर वेग v1 था, L2 नलिका के अंदर वेग v2 था, L3 नलिका के अंदर आपका वेग v3 था। ठीक है भी Ln लंबाई की नलिका, फिर आपका Ln लंबाई की नलिका के अंदर वेग क्या हो जाएगा भी, Vn हो जाएगा। नलिका को पार करने में लगने वाला समय आपका क्या था भी, T/2 था। तो Ln नलिका के अंदर, Ln लंबाई की नलिका के अंदर पार्टिकल का वेग क्या है भी, V1 है। तो कण को Ln नलिका को पार करने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा, विस्मय इक्वल टू दूरी बटे वेग हो जाएगा। ये फॉर्मूला अपने लगा देंगे। समय क्या है भी, T/2 है, दूरी क्या है भी आपकी Ln है, वेग क्या है भी आपका Vn है। अब क्या बताता है भी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है भी, कोई पार्टिकल n नलिकाओं को पार करता है तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भी, उसके L1 नलिका के अंदर वेग क्या है भी, V1 है, तो 1/2 mv(n)² हो जाएगी, यही होगी। दूसरी बात ये फैक्टर, ये क्या होता है भी, अपने पढ़ा है भी किसी पार्टिकल की गतिज ऊर्जा Q इक्वल टू 1/2 mv² होती है। Q वहां पे कण का आवेश है, V वहां पे क्या है भी, विभवांतर है। ठीक है, विभवांतर वाला कंसेप्ट चल रहा है भी। प्रत्येक बार कण बाहर आता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि क्या होती है भी, EVM होती है भी। आवेश E है, धन आयन है, और मैक्सिमम विभवांतर क्या होता है, EVM भी। इस प्रकार से उसके विभवांतर नलिकाओं की लंबाइयों को इस प्रकार से एडजस्टेबल किया जाता है। यदि कोई पार्टिकल निकले नलिका से बाहर तो वहां पे मैक्सिमम विभवांतर लगे तो मैक्सिमम विभवांतर Vm होगा। तो प्रत्येक बार कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि ये होगी। n नलिकाओं को पार करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा के फैक्टर में वृद्धि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भी। ये ऊर्जा दोनों क्या होगी भी, बराबर होगी। अब आगे देखिएगा,
समीकरण 2 से NV नलिका के अंदर कण का वेग, NV नलिका के अंदर कण का वेग वो क्या हो जाएगा भी आपका Vn स्क्वायर 2NE Vm अपॉन m, और वेग Vn क्या आ जाएगा आपका 2NE Vm अपॉन m। ये यहाँ पे कण का वेग है, ये यहाँ पे Vm क्या है बी अधिकतम विभवांतर है। क्या है भी आपका अधिकतम विभवांतर है। हो गया आपका क्लियर यहां तक। इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ गई? 3 आ गई। अब क्या है बी Vn का मान, Vn का मान समीकरण 1 में रखने पर Vn का मान क्या है भी समीकरण 1 के अंदर रखने पर, समीकरण 1 के अंदर रखेंगे तो Ln इक्वल टू क्या रख सकते हैं इसको T/2 Vn, और Ln T/2, और ये क्या हो जाएगा भी आपका 2NE Vm अपॉन स्मॉल m, और ये आपकी इक्वेशन नंबर आपकी 4। यहाँ पे जो Ln प्राप्त हुआ है वो क्या है भी आपकी NV नलिका की लंबाई है। Ln क्या है भी आपकी NV नलिका की क्या है भी लंबाई है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपका। अब जो आपको पता है भी जो कण का वेग होता है कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? उनके मध्य जो विभवांतर लगता है उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कण के मास के ऊपर डिपेंड करता है, कण के आवेश के ऊपर डिपेंड करता है, और नलिका के ऊपर डिपेंड करता है। भी पहली नलिका है n, यहाँ पे क्या है भी नलिकाओं की संख्या है, पहली नलिका है या दूसरी नलिका है या तीसरी नलिका है या चौथी नलिका है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। और दूरी क्या है ये फैक्टर हो गया, और उसके आवर्तकाल के मान के ऊपर भी क्या करती है डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिएगा भी उससे आगे अपने क्या है भी कोई रेखिक त्वरित्र है उसके अंदर कण का वेग हम फाइंड कर सकते हैं, कौन सी नलिका के अंदर क्या वेग होगा और कौन सी नलिका की लंबाई क्या होगी, वो दोनों चीज क्या है भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गए यहां तक आपका? अब देखिएगा भी आप उससे आगे आवर्तकाल क्या होता है भी? आवर्ती का क्या होता है भी? अपोजिट होता है। आवर्त क्या होता है? F यहाँ पे क्या है भी आपकी आवर्ती है, इसका क्या होता है भी आपका अपोजिट होता है, यही होता है। तो T इक्वल टू आपका क्या L1 NV नलिका की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी Ln, T का क्या हो जाएगा भी आपका 1/2f रूट 2NE Vm अपॉन m।
ये हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपका। अब ये मान लो इक्वेशन नंबर 5। अब एक रिलेशन के ऊपर हम और बात करते हैं। कौन से रिलेशन के ऊपर बात करते हैं भी वो देखिएगा। आपका जो एफ होता है, आवर्ती होती है, वो क्या होती है भी सी अपॉन लैम्डा होती है, यही होती है। ये रिलेशन आपने पढ़ा ही होगा। F इक्वल टू क्या होता है भी आपका C अपॉन लैम्डा होता है। तो यहाँ पे आप ये रिलेशन फाइंड कर दोगे, तो यहाँ पे पुट करोगे आप 2F क्या है भी C अपॉन लैम्डा रूट 2NE VM अपॉन M। तो ln इक्वल टू क्या लैम्डा अपॉन 2NE VM अपॉन M। C अंदर ले जाएंगे तो C स्क्वायर हो जाएगा। एक रिलेशन ये भी फाइंड हो गया आपके सामने। ठीक है, अब यहां से एक बात ये सामने आती है भी इस इक्वेशन को नंबर दे दो समीकरण नंबर 6। यहाँ पे जो ln क्या है भी nवीं नलिका की लंबाई है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये पार्टिकल का मास हो गया, ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, ये विभवांतर होगा, ये आवेश हो गया, ये यहाँ पे क्या है भी जो पार्टिकल जो तरंग है आवर्ती होगी, आवर्तकाल हो गया भी जो तरंग प्राप्त होती है उसकी क्या होगी भी तरंग दैर्ध्य होगी। वो क्या होता है भी इसके अंदर क्या रह जाती है भी फिक्स रखी जाती है भी। टी क्या है भी उच्च आवर्ती वोल्टता स्रोत है, वहां पे आवर्तकाल का नाम क्या है भी विभवांतर के ऊपर डिपेंड ही करेगा। ठीक है, तो वो क्या है भी आपकी फिक्स रखी जाती है भी। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है या तरंग दैर्ध्य है वो सारे फैक्टर एक के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये चीज क्या रखी जाती है भी वहां पे फिक्स रखी जाती है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? n के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां से लिख सकते हैं ln समानुपाती रूट n। ln समानुपाती क्या हो गया भी आपका रूट n हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग अपने बोल सकते हैं विरेखिक तौरित्र के अंदर जो नलिकाओं की लंबाई है वो रूट n की क्या होती है भी समानुपाती होती है। नलिकाओं की लंबाई किसके अंदर समानुपाती होती है भी रूट n के क्या होती है भी समानुपाती होती है। तो यहां से अपने लिख सकते हैं भी L1 L2 L3 समानुपाती रूट 1 रूट 2 रूट 3, ये हो जाएगा आपका, यही होगा, यही चीज आएगी। कहने का मतलब यहाँ पे चीज ये क्या चीज आपके सामने आई है, हम उस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि क्या है भी नलिका की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसको क्या भी 5 सेंटीमीटर होगी, दूसरे को 5 गुना रूट 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तीसरी नलिका की लंबाई होगी 5 गुना रूट 3 होगी, चौथी नलिका की लंबाई होगी 5 गुना रूट 4 होगी। इसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में हमारे पास क्या है भी नलिकाओं की लंबाई इंक्रीज करनी पड़ेगी। किस कंडीशन के अंदर? यदि वो क्या है भी उच्च आवर्ती वोल्टता स्रोत क्या है भी फिक्स रखें। यदि इसको चेंज किया ना विभवांतर को तो सारा कुछ क्या हो जाएगा भी गड़बड़ेशन हो जाएगा। वहां पे जो उच्च आवर्ती वोल्टता स्रोत है उसको क्या रखना है भी हमें फिक्स रखना है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगी। सेकंड कंडीशन के अंदर बात करें, एक कंडीशन और दी गई है। यदि क्या है भी नलिकाओं की लंबाई, यदि नलिकाओं की लंबाई, नलिकाओं की संख्या, यदि नलिकाओं की संख्या n तथा, यदि नलिकाओं की संख्या क्या है भी n तथा विभवांतर, अधिकतम विभवांतर Vm को नियत रखें, नियत रखें तो
तवरित्र का आकार तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है भी निर्भर करता है। वो किस प्रकार से निर्भर करेगा वो देखते हैं भी अपने इसी लेक्चर के अंदर। क्या बताता है भी यदि नलिकाओं की संख्या n को फिक्स कर दिया जाए, विभवांतर Vm को फिक्स कर दिया जाए, तो ये तो सारे कांस्टेंट है ही, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा लैम्डा के ऊपर। किसके ऊपर? लैम्डा के ऊपर। तो अपने बोल सकते हैं यदि क्या बोलते हैं, लैम्डा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यदि बोल सकते हैं जितनी अधिक आवर्ती होगी, जितनी अधिक आवर्ती होगी उतना ही न्यून लैम्डा होगा, अतः तवरित्र का आकार भी कम होगा, अतः तवरित्र का आकार भी क्या होगा? कम होगा। ये क्या बताता है भी, कहने का मतलब जितनी अधिक आवर्ती होगी, ठीक है, उतना ही न्यून क्या होगा? लैम्डा होगा, उतना ही छोटा क्या होगा भी आपका लैम्डा होगा। बी आवर्ती का मान क्या है भी ज्यादा है, तो उतना ही न्यून क्या कर देंगे भी अपना पास लैम्डा होगा। और जब लैम्डा न्यून होगा तो इसकी लंबाई भी क्या होगी? न्यून होगी, और लंबाई न्यून होगी तो हमारे पास तवरित्र का जो आकार है वो भी क्या होगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे बात। यदि कि अभी नलिकाओं की संख्या विभवांतर को फिक्स रख दें और हमारे उसके बाद में जो तवरित्र का आकार किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा तरंग दैर्ध्य के ऊपर। तरंग दैर्ध्य किसके ऊपर डिपेंड करती है भी? आवर्ती के। और आवर्ती और तरंग दैर्ध्य क्या होती है भी? एक दूसरे के अपोजिट होती है। जितनी अधिक आवर्ती होगी उतना ही न्यून लैम्डा होगा, और जितना न्यून लैम्डा होगा उतनी ही नलिका की लंबाई क्या होगी? कम होगी, तो तवरित्र का आकार भी कम होगा। यदि हमारे पास तवरित्र के आकार को कम करना है तो उसकी आवर्ती को क्या कर देंगे? ज़्यादा कर देंगे, तो हमारे पास तवरित्र छोटे आकार का प्राप्त हो जाएगा। यदि तवरित्र का आकार बड़ा करना है तो उसकी आवर्ती को क्या कर देंगे भी? कम कर देंगे भी। एक दूसरे के दोनों फैक्टर क्या होते हैं भी? अपोजिट होते हैं। अब इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे अपने क्या है भी तवरित्र का जो फोक्सन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, और यदि क्या है भी तवरित्र के जो यदि पार्टिकल जो आ रहा है उसकी पहले की अपेक्षा क्या है भी उसकी जो गति कर रहा है उसकी ऊर्जा पहले से ही कुछ ऊर्जा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या ऊर्जा होगी, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं हम अगले लेक्चर के अंदर।